जय हिंद किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। किसान साथियों, आज हम आए हैं रुद्र एग्रो बायोटेक इंडस्ट्री के ओनर उमेश नागर जी के यहाँ पर। किसान साथियों, उमेश नागर जी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में सबसे बड़े वर्मी कंपोस्ट के उत्पादक हैं। जी हाँ किसान साथियों, ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा प्लांट कैसे करते हैं वर्मी कंपोस्ट को तैयार, कितना होता है खर्चा, कितनी कमाते हैं वो अपने वर्मी कंपोस्ट से आए। तो आज इन सभी बातों पर इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि सभी किसानों के पास हमारा ये वीडियो जा सके। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम उमेश नागर है और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट बनाने की यूनिट है। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, इसका हम जैविक खेती में कैसे प्रयोग करें, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। वर्मी कंपोस्ट 4 अवस्थाओं से बनता है। पहली जो स्टेप होती है वो है हमारा रॉ मटेरियल, दूसरी स्टेप होती है जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसके बाद तीसरी स्टेप है खाद की चनाई और उसके बाद है खाद की पैकिंग। तो सबसे पहले हम पहली अवस्था की बात करते हैं, वो है रॉ मटेरियल। खाद बनाने से पहले हम रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, या जिस रॉ मटेरियल के रूप में हम गाय का गोबर प्रयोग कर सकते हैं, भैंस का गोबर प्रयोग कर सकते हैं, बकरी की मैंगनी को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अधिकतर गाय का गोबर ही प्रयोग करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे वैदिक कृषि में, सनातन धर्म में गाय के गोबर का अधिक महत्व बताया गया है। सबसे पहले हम गोबर को लाके यहाँ पे डाल देते हैं और उसमें हम पानी का छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव इसलिए करते हैं, देखिए बहुत से मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि भाई साहब गोबर कितना पुराना होना चाहिए। पुराने से मतलब नहीं है, गोबर भले से कल परसों का ही हो या 1 साल पुराना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गोबर ठंडा होना चाहिए। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको थोड़े दिन पहले यहाँ पर लाकर डालने का ये मतलब होता है, जब उसमें पानी का छिड़काव करते रहते हैं तो हमारा गोबर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है और हम उसको वर्मी बेड में डालने के लिए वर्मी बेड में वो डालने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपको पता ही है गोबर हम ठंडा क्यों करते हैं, क्योंकि जो केंचुआ है जिसके द्वारा खाद तैयार होता है वो काफ़ी सेंसिटिव जीव होता है, काफ़ी नाजुक होता है। अगर गर्म गोबर में अगर आपने केंचुए को डाल दिया तो केंचुआ उसकी गर्मी से मर जाएगा। तो ये हमारी पहली स्टेप हो गई। उसके बाद जो दूसरी स्टेप है उसमें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनको हम वर्मी बेड या कोकोपीट बोलते हैं। तो इसकी जो वर्मी बेड की, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वर्मी बेड हैं। किसी बेड की साइज़ 30 फीट है, कोई 17 फीट का है, कोई 10 फीट का है, कोई बेड 24 फीट का है। सभी बेड की साइज़ अलग अलग हैं और सभी बेड में वर्मी कंपोस्ट हैं अलग अलग कैपेसिटी का, उसमें सभी बेड अलग अलग कैपेसिटी के हैं। जैसे मैं मेरे पीछे वाले बेड की बात करूं, इस बेड की साइज़ 30 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है और 1.25 फीट ऊंचा है। अब इसी साइज़ का बेड क्यों रखा? देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड की जो साइज़ है वो 1.25 फीट या 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बेड की जो चौड़ाई है वो 4 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई बेड की कितनी भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको ऊंचाई के बारे में बताऊं कि जितना ज़्यादा हमारे गोबर की ऊंचाई होगी या बेड की ऊंचाई होगी उतना धीरे वर्मी कंपोस्ट बनेगा और वो ठंडा होने में उसको समय लगेगा। चौड़ाई 4 फीट से ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि फिर आपको वर्मी कंपोस्ट यानी खाद बनने के बाद उसको निकालने में काफ़ी समस्याएं आएगी। लंबाई आप अपने बेड की कितनी भी ले सकते हैं। ये आप जो बेड देख रहे हैं इसकी साइज़ 30 फीट है और इसमें लगभग 1500 किलो पूरा मटेरियल इसमें आ जाता है। अब हम इसमें क्या क्या डालते हैं, ये कैसे काम करता है, मैं उसको आपको बताऊंगा। इसमें हम सबसे पहले नीचे नीम की पत्तियां बिछाते हैं। नीम की पत्तियां हम क्यों बिछाते हैं? क्योंकि जब हम इस पर पानी का छिड़काव करते हैं तो जो नीम का रस होता है
जो केंचुओं का जो शरीर धुलता है, जो गोबर का रस होता है, वो हमें वर्मी कंपोस्ट के बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इन हर प्रत्येक बेड के आगे खड्डे बने हुए हैं, ये वर्मी वास के रूप में हमें उन्हें खड्डों में मिलता है। वर्मी कंपोस्ट हमने इसमें नीम की पत्तियां बिछा दी, उसके बाद हम इसमें 1200 किलो गाय का गोबर और 300 किलो जिप्सम मिलाते हैं। आपको पता है जिप्सम हमारे खेत में जो ऊसरी की समस्या है उसको समाप्त करता है। जिप्सम से हमारी वर्मी कंपोस्ट को ऊसर से लड़ने की ताकत मिलती है और नीम की पत्तियों से हमारी वर्मी कंपोस्ट को दीमक से लड़ने के लिए ताकत मिलती है। इस प्रकार हम यहाँ पे सिर्फ सादा वर्मी कंपोस्ट नहीं, हम यहाँ पे एक सुपर कंपोस्ट बना रहे हैं। तो बात करते हैं हमने नीम की पत्तियाँ बिछा दी, 1200 किलो उसमें गोबर डाल दिया, गाय का गोबर, और 300 किलो हमने उसमें जिप्सम डाल दिया। उसके बाद हम वर्मी बेड में पानी का छिड़काव करेंगे और 1-2 दिन का इंतज़ार करेंगे। जब वो खाद पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर अब उसमें केंचुए छोड़ देंगे। केंचुए छोड़ने के बाद उसको वर्मी बेड में हम हल्के से पानी का छिड़काव करके उसको हम छोड़ देंगे और कम से कम 20 से 25 दिन का इंतज़ार करेंगे। 25 दिन बाद हमारा जो वर्मी बेड है उसकी हमें पहली परत मिल जाएगी। अब वर्मी बेड से हम वर्मी कंपोस्ट कैसे प्राप्त करते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप बेड देख रहे हैं मेरे पीछे, इसमें अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, प्राथमिक स्टेज पे। इसमें हमने खाद भर के इसमें केंचुए डाल दिए और 20-25 दिन बाद इसकी जो पहली परत है इसको हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? लोहे का एक पंजा आता है, मार्केट में मिलता है, उस पंजे को आप इस पे एक बार पूरे बेड पे घुमा दो। उस पंजे को आप इस पे पूरे बेड पे आप घुमा दो। घुमाने के कुछ देर का कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे का आप इंतज़ार करो। आधे घंटे के बाद जो खाद में जो केंचुए होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर का जो खाद है आप उसको समेट के आराम से आप निकाल लो। जब हमें पहली परत मिल जाएगी उसके बाद हम 8 से 10 दिन का वेट करेंगे। 8 से 10 दिन वेट करने के बाद पंजे को हम पूरे वर्मी बेड में घुमाएंगे और कुछ देर वेट करेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद हमारे केंचुए नीचे बैठ जाएंगे, फिर हम उस परत को निकाल लेंगे। इस प्रकार परत निकालते 4 महीने में यानी 100 से 120 दिन में हमारा पूरा वर्मी बेड खाली हो जाएगा और पूरी हमें वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगी। फिर अंत में एक छोटी सी परत में यानी 2 से 3 इंच गोबर की परत में पूरे केंचुए आ जाएंगे। उसके बाद हम सभी केंचुओं को एक तरफ निकाल के वापस उसी प्रोसेस से बेड को नीम की पत्तियां बिछा के गोबर और जिप्सम डाल के वापस भर देंगे। फिर उसमें पानी का छिड़काव करके उन्हीं केंचुओं को हम वापस उसमें डाल देंगे। इस प्रकार हमें वर्मी कंपोस्ट मिलती रहेगी और हमारा जो बेड की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। तो ये हमारी वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका काम पूरा हो गया। उसके बाद जो तीसरी स्टेप है वो खाद को छानना। देखिए, अगर हम अपने खेत में खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो छानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना छाने भी अपने खेत में उसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कमर्शियल बेस पे करता हूँ, व्यावसायिक तरीके से करता हूँ, तो मुझे खाद को छानना पड़ता है। वहाँ पे मेरी जो खाद की छानने की जो एक यंत्र हमने लगा रखा है उसमें हम खाद की छनाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जितनी भी खाद इकट्ठी होती है उसको एक जगह डालते हैं और उसकी नमी को थोड़ा ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको पता है वर्मी बेड में पानी का छिड़काव होता रहता है तो खाद में नमी रहती है, गीला रहता है, तो एक जगह ढेर करते हैं, उसमें नमी को ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर उसमें हम यंत्र में खाद की छनाई करते हैं। तो जब हम खाद की छनाई करते हैं तो यंत्र के बीच में जो हमें छनी हुई खाद मिलती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल हम उसे कह सकते हैं कि जिस खाद के कण को केंचुए ने नहीं खाया हो या छोड़ दिया हो या वो डिकम्पोज नहीं हुआ हो, तो वो जो यंत्र होता है उसमें जाली में नहीं निकल पाता, तो वो हमें वेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो हम उस पूरे वेस्ट को वापस उसी रॉ मटेरियल पे जहाँ से हमारा गोबर आता है उस पर डाल देंगे, तो वापस वो कट के रिवर्स होके वापस वर्मी बेड्स में चला जाएगा और हम उसका रीयूज कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथी स्टेप है वो ये है कि जब खाद की छनाई हो जाती है तो हम उसको गोदाम में लाके भर देते हैं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट का सबसे एक बात ध्यान रखने की वो ये है
कि वर्मी कंपोस्ट को कभी भी हमें धूप में नहीं रखना है। खाद बनने के बाद भी वर्मी बेड को भी, और जो हम खाद बन के जो हमारा ढेर होता है उसको भी, ये सभी काम छाया में होंगे। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट पे जब धूप पड़ती है तो इसके अंदर का जो जीवाश्म होता है, जो इसका कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और मॉइस्चर ख़त्म हो गया तो वर्मी कंपोस्ट हमारी धूल बन जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जब हम इसको गोदाम में डालते हैं तो वहाँ हम उसका पानी का छिड़काव करते हैं। देखिए, जनरली जब खाद की छनाई होती है गोदाम में, जब हम वर्मी कंपोस्ट को भरते हैं तो उसमें पानी का छिड़काव करते हैं। लेकिन मैं पानी का छिड़काव नहीं करता, मैं उस पर वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करता हूँ। अब वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जब हमारा जो वर्मी कंपोस्ट यहाँ से तैयार होता है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो गोबर का प्रत्येक कण है वो डिकम्पोज हो। कुछ ऐसे गोबर के कण हैं जो छानने के बाद भी वर्मी कंपोस्ट में चले जाते हैं, तो वहाँ तक हमारा 80 से 90% ही वर्मी कंपोस्ट बनता है। लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर का जब हम गोदाम में छिड़काव कर देते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं कि जो कण डिकम्पोज नहीं हुआ, डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज भी कर देगा और 100% वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित कर देगा। और दूसरी चीज़, जो खाद की जो नमी चली जाती है वो नमी भी हमारे वर्मी कंपोस्ट में वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम 3-4 प्रकार की वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जिप्सम वाली तो ये हमने बनाई दी। उसके बाद अगर आपको नीम खली वाली बनानी है तो प्रत्येक कट्टे में आप 5 किलो नीम की खली मिला सकते हैं और 35 किलो वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। इस प्रकार हमारा 40 किलो का कट्टा तैयार हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा वाली वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम 100 किलो वर्मी कंपोस्ट में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला देंगे और उसको 10 से 15 दिन कट्टे में भर के रखेंगे तो वो पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिंकेटेड वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम आवश्यकता अनुसार वर्मी कंपोस्ट में जिंक की मात्रा मिला सकते हैं। सल्फेटेड वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम आवश्यकता अनुसार एक कट्टे में उतना सल्फर अपन मिला के वर्मी कंपोस्ट हम तैयार कर सकते हैं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है केचुआ। केचुए काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे एक जेगोबाल नस्ल आती हैं, एक यूड्रिलस यूजीनिया नस्ल आती हैं। हम जो यहाँ पे प्रयोग करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की आइसिनिया फोइटिडा नस्ल हैं। ये नस्ल किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी टेम्परेचर में काम कर जाती है। जैसे इसको 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और लगभग जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे शेड हो रहा है, टिन शेड हो रहा है, पक्का शेड बना हुआ है और पक्का बेड बना हुआ है। पक्का बेड इसलिए बनाया है क्योंकि ईंटों की वजह से जो केंचों को अच्छी ठंडाई रहती है, और शेड इसलिए बनाया ताकि जो गोबर के ऊपर छाया रहती है तो केंचों के अंधेरा रहता है। क्योंकि आपको पता है कि जो आइसिनिया फोइटिडा नस्ल का केंचुआ ये अंधेरे में अच्छी तरह से काम करता है। ये जो बहुत से मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब जो अपने मिट्टी का केंचुआ होता है और ये केंचुआ, इसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, मिट्टी का केंचुआ है वो 90% मिट्टी और 10% कार्बनिक मटेरियल खाता है। वो लगभग 5 से 6 इंच लंबा होता है और भूरे रंग का होता है। वो मिट्टी के अंदर 5 से 6 फीट नीचे तक चला जाता है। लेकिन हमारा जो ये आइसिनिया फोइटिडा नस्ल का केंचुआ है ये 90% कार्बनिक मटेरियल और 10% मिट्टी खाता है। कार्बनिक मटेरियल जैसे गोबर हो गया, फलों की सब्जियां, फलों के टुकड़े, सब्जियों के छिलके, अपने कोई हरा चारा हो गया, और ये लगभग लाल कलर का होता है, 1 से 1.5 इंच लंबा होता है और गोबर में 1 से 1.5 फीट नीचे तक ही जाता है, इससे ज़्यादा ये नहीं जा पाता है।